अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में आज मेरे मेहमान हैं एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने 700 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। चाहे फिल्में हो चाहे सियासत हो, जनता ने उन्हें बेहद प्यार दिया। प्लीज वेलकम भोजपुरी फिल्मों के महानायक, हिंदी फिल्मों के चमकते सितारे, गोरखपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रवि किशन। कैसे हैं आप लोग तो सोच रहे हैं कि आप कैसे हैं यहां बैठे। यहाँ आके पहली बात तो रजत सर आपको देखते हुए, मतलब ये कहूँगा कि ये शो को देखते हुए, और यहाँ पर मैंने बहुत सारे शोज अटेंड किए, लेकिन हार्ट बीट कहीं दिल की धड़कन रुकी है अभी बैक स्टेज पे, वो आपके शो में रुकी है, और उसके लिए मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो ये तालियां बजते रहे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में आज की हमारी जज, एक ऐसी पत्रकार जिन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को, बहुत सारे फिल्म स्टार्स को इंटरव्यू किया है, उनको अच्छी तरह से जानती हैं। प्लीज वेलकम शशि सनी। और इससे पहले कि आपकी अदालत में इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज की जज शशि सनी की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू हो। आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। पहला इल्जाम सुपरस्टार रवि किशन पर। आपकी अदालत में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन पर आरोप है कि ये अति महत्वाकांक्षी हैं। रवि किशन जी, आपके बचपन के बारे में पता किया मैंने। 7-8 साल की उम्र से गली में, सड़क पर कोई भी बारात आ जाए उसमें नाचने पहुंच जाते थे और पागलों की तरह नाचते थे। रामलीला में रोल मिलता था सीता का और सपना था अमिताभ बच्चन बनने का। रजत जी, आपने एकदम ऐसी चीज़ खोद के निकाली है जो बहुत कम लोग इस देश में जानते हैं। हाँ, मैं संगीत, चूँकि माँ भगवती सरस्वती की कृपा थी, संगीत म्यूज़िक बजता था तो मेरे पैर ऐसे थिरकने लगते थे। मुझे पता नहीं था, कोई भी संगीत, किसी की भी बारात हो, कुछ भी जा रहा हो, मैं नाचने लगता था। तो वहाँ पर हुआ, और उसके बाद रामलीला में ये कला आ ही गई। फिर रामलीला में मौका मिला, सीता जी का माँ की साड़ी लेके जाता था, और पिताजी बहुत मारे भी थे हमको जब उनको पता चला कि नचनिया बनबे, क्या हमारे यहाँ नचनिया। तो अब उनको नहीं मालूम था कि यही ये अद्भुत सा देश इसी नचनिया को सुपरस्टार बना देगा, सांसद बना देगा। एम्बिशियस, आपने सही कहा, क्योंकि मेरे पास मिट्टी का घर था, मेरे पास कुछ था नहीं। मैं एक ऐसे पुजारी का बेटा था जो अपने पिताजी की टूटी हुई साइकिल और फटी हुई धोती देखा था, माँ के पास नई साड़ी नहीं देखा था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे उनको एक नया घर, मेरी माँ के लिए एक साड़ी खरीदना है और पिताजी को अच्छी धोती देना है। तो नया घर खरीदने के लिए, साड़ी खरीदने के लिए आप सोचते थे कि दीवार वाला अमिताभ बच्चन बन जाऊं? जी 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 जी, सही आपने कहा एकदम। मैं कुछ भी करना चाहता था, मुझे अपने परिवार को अच्छा जीवन देना। गुंडा बन जाऊं, मवाली बन जाऊं, कुछ भी कर सकता था मुझे उस वक्त। बस मुझे लगता था बस ये मेरे भगवान हैं। मैंने भगवान तो देखा नहीं, ये मुझे मेरे भगवानों को अच्छे से सजे हुए फटे हुए को। लेकिन मैं सुना है कि मंदिर में से चोरी भी कर लेते थे आप। जी जी जी, मैं भगवान के मैं हनुमान जी का मंदिर था, और वहाँ ज़्यादा फेरे, शनिवार को पैसे चढ़ते थे, ज़्यादा फेरे लेता था क्योंकि सिक्के चिपके हुए रहते थे वहाँ। और 10 पैसे, 5 पैसे, 20 पैसे उस टाइम पे तो एक एक राउंड मारता था, एक दो सिक्का, वो उनके तिलक रहता था, तिलक पे पैसे चिपकाते थे लोग और मैं पैसे मार लेता था।
और पिताजी की दुकान से भी पैसे चुराते हाँ, पिताजी की दूध की दुकान थी, वहां से भी पैसे चुराता था। थे तो पिटाई होती थी। बहुत मार वो लेदर का पट्टा रहता था, वो पट्टे से मारते थे, और इसीलिए आज मैं बहुत मजबूत हो गया हूं। अब देखिए, पुजारी का बेटा झूठ भी बोले, चोरी भी करे और फिर चुपचाप मुंबई पहुंच जाए हीरो बनने के लिए। चुपचाप नहीं रजत जी, हुआ कि उन्होंने उस दिन मुझे बहुत मारा था। उन्होंने रेड हैंड पकड़ लिया था मुझे सीता जी के रूप में, और इतना मारे थे कि मुझे लगा था कि मेरी डेथ हो जाएगी, और वो बहुत गुस्से वाले। तो मुझे मेरी माँ ने 500 रुपये दिए कि बच्ची भाग जा, ना तो तू ना बचबे, यहाँ से निकल जा ट्रेन पकड़ के। और मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा था, नहीं तो मैं मारा जाता। उस दिन पिताजी मेरी हत्या कर देते। तो अच्छा हुआ उन्होंने पिटाई की उस दिन। जी बा, मुझे वो नहीं मारते तो मैं आज आपके सामने ये शब्द बोलने के लिए इस कटघरे में बैठा नहीं रहता। तो मैंने सुना जब पहले मुंबई पहुंचे तो आप मिथुन चक्रवर्ती की तरह बनना चाहते थे। जी, मेरे लंबे बाल थे, और मैं, सब लोग कहते थे तुम दादा लगता है, तो मैं थोड़ा टेढ़ा भी चलता था, और सबको बोलता भी था कि मुझे लगता था कि मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, और मिथुन चक्रवर्ती अपनी बिरादरी के लगते थे। मुझे लगता था कि हाँ, हमको लगा कि चलो ये अपनी बिरादरी के हैं तो उनका ही फैन बनते हैं तो कहीं कुछ काम है। फिर लोग बोले अरे दादा तो जिंदा है, वो सुपरस्टार है, तुम दादा का कॉपी करेगा तो तुम कैसे चलेगा, तुमको कुछ अलग। बट मिथुन दादा को मैं बहुत प्यार अभी भी बहुत प्यार करता हूँ। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर वी हैव। मैं डिस्को डांसर या मिर्गिया, उनकी सारी फिल्में देखता था, और दादा को भी पता है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, हम लोगों ने बहुत फिल्में भी साथ में की, और हाँ, दादा जैसे बहुत कम एक्टर हैं। तो कैसे काम मिलना शुरू हुआ? मैंने एक इमरान खालिद एक डायरेक्टर थे, उन्होंने एक हृदय शेट्टी मास्टर के बेटे रहे, एक पुराने विलन हुआ करते थे, उनका बेटा हृदय शेट्टी, उसने कहा एक फिल्म थी पीताम्बर बना रहे हैं, वो कर लो। वो फिल्म की, वो फिल्म बहुत ही बुरी तरह फ्लॉप हुई, और उसके बाद एक फिल्म, फिर मुझे तब तक चस्का लग गया था। मैं बांद्रा में रहता था, वहीं छोटा सा 10 बाय 12 की खोली थी चौल में, और वहाँ से फिर मैंने स्ट्रगल, मुझे लगा अब तो मुझे करना ही है, और ज़िद पकड़ लिया। फिर एक फिल्म मिली काजोल, और उधार की ज़िंदगी, काजोल, मौसमी चटर्जी, जीतू साहब, के वी राजू सर थे, वो नहीं रहे मेरे गुरु, उनसे मैं कन्नड़ा फिल्म के थे, बहुत सीखा मैं उनसे, और वहाँ से शुरुआत हुई। फिर वो भी फिल्म नहीं चली, फिर आर्मी फिल्म मिली, शाहरुख खान थे उसमें, श्रीदेवी जी थी, वो फिल्म से थोड़ा हुआ, मतलब फिर मिथुन दादा के साथ फिल्में, फिर मैं स्ट्रगल करता रहा जैसे जुनून। फिर लोग मुझे पैसा नहीं देते थे, वो लोग मुझे बोलते थे कि पैसा नहीं देते थे, काम कराते हाँ, मुझे बोलते थे कि पैसा चाहिए, काम चाहिए, तो अगर पैसा मांगोगे तो काम नहीं देंगे। तो मैं बोलता था नहीं, काम दीजिए, पैसा छोड़ दीजिए, मुझे बस मोटरसाइकिल में पेट्रोल का पैसा दे दीजिएगा। तो ऐसा करके मुझे कैसे भी काम से बनना था। तो वो कौन सा दिन था जब आपको लगा कि हाँ, अब मुझे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है फिल्मों में, मेरी एक्टिंग को पहचाना जा रहा है? सतीश कौशिक जी, अभी उनका डेथ हो गई, उन्होंने मुझे बुलाया एक फिल्म के लिए, तेरे नाम, जिसका भी आपने शॉट दिखाया था, सलमान खान थे उसमें। वो फिल्म में पंडित का रोल किए थे, और उस बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नेशनल अवार्ड में भी नाम गया था जी। और वहाँ से मुझे लोग पसंद करने लगे, लेकिन काम मुझे नहीं मिलता था। फिर बहुत सारी फिल्में हो चुकी थी, मुझे लगा मैं हिंदी में मुझे काम नहीं मिल रहा है, इतनी रैट रेस है, बहुत सारे लोग हैं, और सब लोग, मैं हिंदी भाषी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था मुझे बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। शुक्ला सरनेम को भी हटाना पड़ा था काम के लिए, बहुत सारी समस्याओं से मैं जूझ ऐसे रहा। टाइम में मैंने सुना आपके साथ कास्टिंग काउच भी हुआ? हाँ, हुआ था। मतलब ये रजत जी अक्सर होता है कि लेकिन मैं भाग गया वहाँ से, बच के निकल गया, लेकिन मैं फंसा नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ चीज़ें ईमानदारी के रास्ते से, पिताजी ने यही सिखाया था कि ईमानदारी के रास्ते से मंजिल मिलती है, मुकम्मल मंजिल मिलती है, शॉर्टकट्स नहीं। तो मैं शॉर्टकट के लिए कभी जीवन में तैयारी नहीं किया था, और मुझे शॉर्टकट नहीं चाहिए था। मुझे पता था मैं टैलेंटेड हूँ, और मेरा एक दिन सूर्य, सबके जीवन में मेरे सारे दोस्त स्टार बन रहे थे। अक्षय कुमार भी उसी टाइम आए थे, अजय देवगन भी आए थे, 90s का एक लॉट आया था, उसमें सब स्टार बन चुके थे। तो मुझे लगा था मेरा भी एक दिन आएगा, उनका, मेरे लिए भी उस दिन सूर्य सिर्फ मेरे लिए उदय होगा। मैं बड़े पॉजिटिव सोच का व्यक्ति हूँ, और मैं, रजत जी, वही हुआ। बट बहुत सारी समस्याओं से आपने पूरी बात नहीं बताई, हुआ क्या, कौन थी?
आप लोग बड़े क्यूरियस लग रहे हैं। खैर राजेश जी, अब वो ऐसे जीवन में आते हैं जब आप स्ट्रगल करते हैं। आप लोगों के भी जीवन में ऐसे बहुत सारे आए होंगे, आते होंगे और आते आते रहेंगे, मनुष्य है। बट अब मैं उनका नाम नहीं ले सकता बिकॉज वो बहुत काबिल इंसान बन चुके हैं, वो बहुत बड़े हैं। और खैर मैं बच गया वहाँ से, मैं निकल गया। मैंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे फिल्म नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था कि कॉफ़ी पीने रात में आइए। मैं बोला कॉफ़ी तो लोग दिन में पीते हैं। तो मैं वहाँ से निकल गया और मैं फंसा नहीं। अब देखिए, जब राज खुल ही रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि आपको आपकी बॉडी देख के जिगलो बनने का ऑफर भी मिला था। अरे राम, अभी मत करवाइए, अब मेरी पोजीशन बदल चुकी है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऑफर होती रही लाइफ में। जब आप स्ट्रगल करते हैं तो बहुत पड़ाव आते हैं आपके जीवन में, और सब लोग चाहते हैं कि उसमें आप फंस जाएं तो ठीक, उलझ जाते हैं। मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आप लोग जीवन में स्ट्रगल के वक्त फंसे नहीं और अपने आप पर विश्वास रखें। मैंने अपने आप पर विश्वास रखा, मैंने अपॉर्चुनिटी से समझौता नहीं किया, मौके की तलाश में मैं रहा नहीं, और इसीलिए आज मुझे पूरा देश प्यार करता है, पूरा विश्व मुझे रवि किशन के नाम से जानता है। रवि किशन जी, अच्छी बात है कि आपको गलत रास्ते पर डालने की कोशिश की गई, आप उस गलत रास्ते पर नहीं चले, इसीलिए आज इतने बड़े बने। लेकिन बड़े बने कैसे? एक फिल्म थी सैया हमार, मोहन जी प्रसाद जी उन्होंने ऑफ़र की थी वो फिल्म, और वो नहीं रहे। वो फिल्म मैंने की, मैंने फ़ोन किया, वो बोले भोजपुरी फिल्म है। मैं बोला भोजपुरी कौन देखता है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी। और वो फिल्म तो मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया केयर ऑफ नंबर पे गाँव में, मतलब माई सुन रहे वो फिल्म बा, वो कहा ताड़न की फिल्म कहले 75,000 रुपया दी हैं, तो करी कि ना करी। तो माई बोले कि हम बोले लेकिन भोजपुरी केहू देखला नहीं, अगर भोजपुरी कह दे तब हमार हिंदी में केहू काम नहीं दी। तो माई बोले कि अच्छा तू ये बच्ची कहला, कुछ नहीं तो गांव बैठ के देख ले, मतलब कुछ नहीं होगा तो गांव ही बैठ के देख लेगा। भोजपुरी समझ रहे हो ना? अरे वाह, बोलो हर हर महादेव, सब लोग दोनों हाथ उठा, नमः पार्वती पते हारा हारा। वाह। तो माई बुल्लेस की गाँव बैठ के देख ली, तो वो फिल्म मैंने कर ली। और रजत जी आशीर्वाद रहा शिव का, नेचर का, वो बहुत बड़ी हिट हुई और मैं वहाँ से सुपरस्टार की यात्रा मेरी शुरू हुई। फिर कब हुई गौना हमारे को राष्ट्रीय पुरस्कार, पहली भोजपुरी फिल्म को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। भोजपुरी इंडस्ट्री तो बात नहीं। हाँ मतलब ये, अब मैं रजत जी चूंकि कटघरे में हूँ तो आज देश को बता दूं कि भोजपुरी पर अश्लीलता का भी बहुत इल्ज़ाम है, लेकिन मैं नेशनल अवार्ड लेके आ चुका था एक फिल्म से, उदित नारायण जी ने बनाया था। फिर मेरी बहुत फिल्में, फिर पंडित जी बताई ना ब्याह कब हुई, वो एक फिल्म आई जिसने बहुत बड़ा, जिस दौरान मनोज तिवारी भी आए थे ससुरा बड़ा पैसा वाला लेके, तो और भोजपुरी इंडस्ट्री ऊंचाई पर आ गई। और इस इंडस्ट्री अब कितनी ऊंचाई पर थी उसके कुछ क्लिप्स तो हमने अभी देखे थे। ये थोड़ा सा रस है, जीवन में रस था। लेकिन आपके पिताजी तो नहीं चाहते थे आप इंडस्ट्री में आए, तो जब ये रस में आप आ गए तो उन्होंने देखा। फिर ये रस के साथ मेरे दुख के रस पिताजी के हर लिए। खेत गिरवी था, छूट गया, कच्चा मिट्टी के मकान को एक बड़ा बंगला बन गया, गाड़ी आ गई, उनके पास अच्छे कपड़े आ गए, पूरा गांव उनको मिलने आ गया, सम्मान हो गया, कर्जे उतर गए, भाइयों बहनों की सबकी शादियां हो गई, सबको अपने अपने मकान मिल गए। तो ये इतनी मेहनत जो दिन रात एक शिद्दत से किया, उसके एवज में एक बहुत बड़ा परिवार सेटल होने लगा। नहीं तो कभी आपने पिताजी को अपनी फिल्में दिखाई? जैसे आपकी एक फिल्म थी जीना है तो ठोक डाल। हाँ मार दे, हाँ जीना है तो ठोक डाल, हाँ ऐसी फिल्म थी। पिताजी के हम दिखाए फिल्म मैं, लेकिन उनको वो मुझ में लीन थे, बस ऐसे हमको देखते रहते थे कि वाह कि ये बेटा मैंने ही पैदा किया है क्या इसको। उनको लगता था कि मैं पुजारी हूँ, मेरे घर में ये हीरो कैसे आ गया। तो ये वो मुझे आश्चर्यचकित में ही मुझे देखते रह गए। उनको लगता था कि भगवान पैदा हो गई ना, और वो देखते देखते चले गए। वो मेरे गुरु थे रजत जी। मैंने अगर मेरे जीवन में कोई गुरु है, मैंने किसी को गुरु माना है, अपने पिताजी को माना। वो बहुत बड़े विद्वान थे।
नहीं, वो जब देखते थे कि मेरा बेटा रवि फिल्मों में गालियां दे रहा है, एक फिल्म में 452 गालियां। हाँ हाँ, कौन सी फिल्म में थी? 452 गालियां, हाँ दिया होगा मैं किसी फिल्म में। मैंने वो शायद देखी, मैं उस वक्त सांसद नहीं था और मुझे कलाकार था और मैंने किया। अब मैं गालियां बहुत अवॉइड करता हूं। अब मैं बोलता हूं कि गालियों का एक ऑल्टरनेटिव निकाल लेता हूं कि इसके बजाय ये बोल सकता हूं क्या। पहले पता नहीं था, एकदम जलाल में थे, जीवन में काम नहीं मिला था, एकदम भूखा था मैं, तो जो बोलता था गाली दे दो, ये कर दो, नाच दो, ये कर दो, हम सब करते थे। मुझे जिंदा रहना था और बहुत लोगों को जिंदा रखना था, तो मैं उस झोंके में चल पड़ा क्योंकि मेरे पास कुछ चारा नहीं था। अब संयम आया, उम्र हो गई, बच्चे बड़े हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं चीज़ें कि नहीं, हीरो का एक जिम्मेदारी होती है, हीरो को संभालना है, समाज को जवाबदेही होता है, हीरो को अपने एक दायरे में रहना चाहिए। हीरो शुड नॉट डू दिस, हीरो शुड नॉट डू दिस बिकॉज ही इज़ अ हीरो। नाउ आई रियलाइज कि एक हीरो की बहुत बड़ी गरिमा होती है, उस चेयर को उसको बहुत संभाल के लेके जाना है, उस पद को। अब मैं बहुत सारी चीज़, तो अब बहुत संयम हो गया है, शांत। आप कह रहे हैं कि उम्र हो गई, लगता तो नहीं। आज आप एक ताजे खिले कमल की तरह आज भी उतने ही तरोताजा लग रहे हैं आप। तो ये आपकी यूथफुलनेस का, आपकी इस जवानी का राज है तो है क्या? बहुत सुंदर सवाल आपने किया। और एक तो वेजिटेरियन हूँ, कसरत रोज 1-1.5 घंटा करता हूँ, शिव भक्त हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, नियम से रहता हूँ। और सबके पास, जैसे आपके पास कुछ बिजनेस होगा, सब, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं, मैं खुद एक बिजनेस हूँ, तो मैं खुद एक इंडस्ट्री हूँ। और लोगों के कई सौ करोड़ रुपए मेरे चेहरे पे लगे रहते हैं। अभी भी करीबन 300-400 करोड़ रुपए लोगों ने फिल्मों के द्वारा, वेब सीरीज के द्वारा, नेटफ्लिक्स ने, फिल्मों ने, अक्षय कुमार जी के साथ फिल्में कर रहा हूँ, बहुत फिर बड़ी बड़ी, तो 300-400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी भी मेरे चेहरे पर है। तो मुझे बहुत संभल के रहना है कि मुझे उस प्रोड्यूसर को भी जिंदा रखना है, अपने आप जैसे फैंस लोग जो मुझे प्यार करके यहाँ पहुँचाए, तो मैं वही ज़रूरी है। मैंने सुना कि आप कहते हैं कि ये जो मेरी बॉडी है, मेरा शरीर है, ये मेरा शोरूम है। जी जी जी, ये मेरा शोरूम है। लेकिन आप लोग भी अपने आप लोग को ऐसे ही फिट रखें और सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ है तो जीवन में आप पैसा आएगा जाएगा, सब कुछ आएगा जाएगा, हेल्थ बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा मौका है जिस पर एक ब्रेक हम ले सकते हैं। रजत जी का प्यार है, रजत जी के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक ब्रेक के रुकते हो, ब्रेक के बाद आपकी अदालत में सुपरस्टार रवि किशन पर इल्जाम और सवालात का एक और। भैया, आज समस्त भारत के सामने हम रवि किशन ई गाना खातिर कान पकड़ के क्षमा मांगत हमको बोले थे ये शो में जाओगे तो छिला जाओगे। प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार पत्थरों की बरसात कर रहे हैं। 10-12 घंटे के अंदर 3 आतंकवादी हमले हो चुके हैं। जहां पर इस समय फायर कंटिन्यू किया जा रहा है और वहां से भी काउंटर फायर आ रहा है। 6 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और मुठभेड़ अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं 19 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी, आपकी आवाज। खबर जो सच दिखाए, जो निष्पक्ष हो, बिना किसी एजेंडा के हो, कोई बहस या शोर न हो, बस खबर। आज की बात रजत शर्मा के साथ, शोर कम, खबर ज्यादा, ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष, बेबाक सवालों और संवादों का मुकाबला, शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। कभी तीखे सवाल। आपने एक सनातन धर्म के नाम पर धमकियां देने की दुकान खोली। जो भी मोदी सरकार का विरोध करता है उसके घर सीबीआई भेज देते हैं, ईडी भेज देते हैं। कभी बेबाक अंदाज। कांग्रेस की सरकार थी तब आपकी पार्टी के लोग भी तो मजाक उड़ा रहे थे। कभी मुस्कुराहट के साथ। आप कहते हैं कि सबसे सोना मुंडा मैं हूँ, 20 करोड़ की तेरे लिए मैंने पहले वाली छोड़ दी। कभी दिल की बात।
शादी के बाद जो पहली मुलाकात हुई थी उसमें आप कुछ भूले ही नहीं। तो कभी अनसुने राज, करण अर्जुन के सेट पे आपने शाहरुख खान को गोली मार दी। वो एक किस्सा था, लेकिन ये आपको किसने बताया? अलग अंदाज के साथ हर दिल पर राज, आपकी अदालत। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन पर इल्जाम है कि ये दिल फेंक हीरो हैं। रवि किशन जी, आपकी भोजपुरी की फिल्में हिट हुई, आप सुपरस्टार बन गए, लेकिन हर फिल्म में एक नई हीरोइन। मेरे पास नाम है नगमा, रंभा, भाग्यश्वरी, रानी चैटर्जी, मोनालिसा, प्रतीक्षा, नेहा तिवारी, पाकी हेगड़े, अंजना सिंह, संगीता तिवारी। कहाँ से ढूंढ के लाते थे? चूंकि रजत जी, मैं रोज 3 शिफ्ट में शूटिंग करता था। रोज 3 फिल्मों की, कभी कभी 5-5 फिल्मों की शूटिंग भी मैंने एक दिन में की। और जैसे 17 फिल्में एक साल में आती थी मेरी, 17 फिल्म्स। तो मुझे, अब मेरे फैंस भी चाहते थे कि मैं नए नए रूप में आऊँ और नए किरदारों के साथ दिखूँ। हीरोइंस चूँकि आ रही थी तो सुपरस्टार बन जा रही थी, कुछ बिजी भी हो जाती थी। नए लड़कियों को मुझे लगता था कि जब मैं इंडस्ट्री बना रहा हूँ दोबारा से 3rd फेज़ में, तो मुझे बहुत सारे कलाकार चाहिए थे। तो मैं नए नए लोगों को इंट्रोड्यूस करता था ताकि ज़्यादा हीरोइंस रहेंगी, ज़्यादा हीरो रहेंगे, ज़्यादा लोग रहेंगे तो इंडस्ट्री बड़ी होगी और काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो उसमें मैं बहुत सारी नई नई लड़कियों को इंट्रोड्यूस करता था, उनको ट्रेन करता था, बाकायदा उनके साथ पूरा समय ये तवज्जो देता था कि लोग एक अलग तरीके से परफॉर्म करें। और फिल्में, आप तो भोजपुरी फिल्म के देवानंद थे, हर फिल्म में नई हीरोइन लाते थे। और आपकी फिल्मों के नाम, अब जरा आपको एक तो नाम बताता हूं। कैसन पियावा का चरित्र बा, कैसन पियो, दूल्हा मिलन दिलदार, दुल्हा मिलल दिलदार, वाह। ऐसे ही देवरा बड़ा सत्यावले, वाला। तो ऐसे ही नाम मिलते थे। देखिए, भोजपुरिया समाज एक 25 करोड़ की आबादी है। ये पूरे देश में भोजपुरी बोलने वाले, समझने वाले 25 करोड़ हैं रजत जी, जैसा आप भी जानते हैं। और ये समाज बहुत ही इनके पास बच्चा पैदा होने, सोहर से लेके मृत्यु तक संगीत होता है। इनके जीवन में बहुत रंग होता है, शादियों में गालियाँ भी होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे कल्चर में बहुत रंगीन, कलरफुल, आध्यात्मिक, लिटरेचर से भी भरी हुई हैं, ज़मीनी भी हैं, गांव की भी हैं, किसानों की भी हैं। तो ये रंग पूरा जो है बहुत कलरफुल रंग भोजपुरिया समाज का है। और उसमें लेके कुछ चीज़ें इस तरह से, कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो मस्ती के, थोड़ा सा कि जीवन में इतना स्ट्रेस है, थोड़ा सा आए 2-2.5 घंटा लोग आनंद ले लें। वो आनंद के भाव से प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी चाहते इसमें हैं। क्या आनंद था कि देवर सता लेवा, ससुर सता लेवा, पियावा ये जैसे वहाँ पर एक होता ना कि होली खेल लिए, तो होली पर ऐसा एक थॉट है, उसके अंदर कोई गलत भावना नहीं, सम्मान पूर्वक एक रहता है। एक भाभी देवर का, एक माँ बेटे वाला संबंध होता है। लेकिन ये समाज में हम गांव देहात में देखते थे, और जब ऐसे टाइटल डायरेक्टर प्रोड्यूसर लेके आते थे, दे वांटेड टू अट्रैक्ट द ऑडियंस, तो लोग दे टू गेट ऑल दिस टाइटल एंड आई सेड अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आप हीरोइनों को सताते थे इसलिए? नो, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं ऑलवेज, मैंने बहुत अपनी हीरोइंस का और महिलाओं का बहुत सम्मान, आदर मैं उसमें बहुत मानता हूँ, क्योंकि लोग बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं। सम्मान तो दिखता था जब आप उनके साथ गाना गाते थे। और फिर चर्चा हुई, भरपूर जवानी में तलवार चली, बस मर्जी हमार चली। हाँ, वो डायलॉग था, वहाँ फिल्म का डायलॉग था कि भरपूर जवानी में तलवार चली, यहाँ सब मर्जी हमार चली। ये महफिल का मजा हम तरीका से ले, यहाँ मर्जी हमार चली। और फिर गाना गाया, तोहार लहंगा उठा अरे दे बाप रे रिमोट से।
भैया आज समस्त भारत के सामने हम रवि किशन ई गाना खातिर कान पकड़ के क्षमा मांगत है। ये गाना हम नहीं गाए, ये गाना गाए थे शायद उदित भैया थे और मनोज तिवारी जी की इसमें आवाज थी। नहीं, उदित भैया का आवाज रहा है, लेकिन गाना मैंने नहीं। हाँ, वो गाना आया था और सेट पर चूंकि मैंने 3-3 शिफ्ट करता था तो मुझे पता नहीं रहता, मैं गाड़ी में इस कार में ही सोते सोते सेट दूसरे सेट पे और जाते हुए गाना बजने लगा और मुझे परफॉर्म करना था, परफॉर्म करके दूसरी जगह जाना था। तो कितने बार मैं उस पर होमवर्क नहीं, जैसा आप होमवर्क बहुत करते हैं रजत जी, ये शो के पीछे मैं बताऊं बहुत तपस्या होती है। आज मैं बहुत सीखा, मैं क्योंकि स्पॉन्टेनियस आदमी हूं, मैं बहुत कम होमवर्क करता हूं, मैं बहुत कम रीडिंग करता हूं, मैं डायरेक्टली आता हूं और ऐसे करके चला जाता हूं। बट जैसे आज मैंने ये शो का जो एक इतिहास है, पूरा भारत पूरा विश्व जो सुन रहा, मैं बताऊं आप बहुत तपस्या करते हैं ये शो बनाने के लिए। और ये जो मेरा होमवर्क है ये बता रहा है कि आपकी हर फिल्म के हर गाने में घाघरा, अंगिया, चोली, लहंगा ये जरूर आते थे। अरे भाई वो हो गया, अब नहीं, अब आता है पूजा पाठ आती है, अब आता है अब जीवन में देखिए हर आदमी से बहुत कुछ होता है। मैंने कहा मैं जीवन के उस पड़ाव पे था जो मैं नौरस वाला आदमी हूँ, चूँकि मैं कलाकार हूँ, मेरे अंदर नौरस हैं। ये लोग मुझे देखते हैं, इनके चेहरे पे जो मुस्कान आती है, इन लोगों को मैंने हर समय इनके सुख दुख में रजत जी आनंद दिया। ये परेशान थे, इनको उम्मीदें भी दी, इनको ये भी कहा कि जिंदगी झंड बा फिर भी तो, और फिर इनको नमः पार्वती पते हर हर महादेव भी बोला और ऐसे अनगिनत डायलॉग्स भी जो देश ने प्यार किया और यूथ उसको लेके मेरे साथ चलता है कई सालों से। लेकिन मैंने देखा कि बाद के दिनों में थोड़ा बदले और फिर आपके गाने हो गए जीन्स टी शर्ट पहन के घूमे गोरिया, सूट सलवार के दिन चले गए। हमको बोले थे ये शो में जाओगे तो छिला जाओगे। हाँ रजत जी, अब मैं इसके निशब्द हूं, मैं क्षमा मांगूंगा कि अगर मेरे से किसी को कि किस बात की क्षमा मांगेंगे। अनगिनत बातों की, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा उस हीरोइन की हुई जिसके साथ आपने एक के बाद एक 14 फिल्में की, वो नगमा जिनके साथ आपका अफेयर चला था। नहीं। देखिए आज मैं क्लियर करना चाहता हूं, आप कोई एक हीरोइन के साथ ज्यादा फिल्में करते हैं तो मनुष्य है उसको अरे वाह अरे वाह दूठे पिक्चर अभी 4 हो गई, कुछ तो चल रहा होगा, कुछ तो पकौड़ी बन रहा होगा। तो ये मनुष्य है, अपने मन से वो बैठे बैठे खुरापाती दिमाग जैसा बिग बॉस के घर में पड़ोस में झांकना, एक दूसरी खिड़की में झांकना, मनुष्य को बड़ा मजा आता है। ऐसा लगता ही नहीं कि नहीं होई कुछ हो तो इतनी फिल्में कुछ तो होगा, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग फिल्में करते थे क्योंकि हमारी फिल्में ब्लॉकबस्टर होती थी, इसलिए, और मित्रता थी हमारी सबसे कॉर्डियल, सबको पता था ये शादीशुदा व्यक्ति है। और देखिए रविकेश जी, लोग यही सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम यही होगी कि शादीशुदा थे और वाइफ ने कहा कि वो आंखों से गोली मारे, मैं असल में गोली मार दूंगा। हाँ देखिए, मैं अपनी पत्नी प्रीति शुक्ला हैं, उनसे मैं बहुत मैं सम्मान भी करता हूं और मैं बहुत डरता भी हूं, और मैंने पहले भी कहा है कि मैं उनके पैर भी छूता हूं। और जब वो सो ही रहती हैं कितने बार, क्योंकि वो जब मेरे स्ट्रगल में जब से वो मेरे साथ आई और मेरी ज़िंदगी में काम मिलने लगा, मेरे घर में वो लक्ष्मी के रूप में आई। तो मैं मेरे दुख की साथी, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, तब से वो मेरे साथ हैं। तो वो ये बात तो पूरी इंडस्ट्री को क्लियर थी कि ये अपनी पत्नी के प्रेम में पूरा लीन है, पूरा। लेकिन ये सच नहीं है कि आपको इस जंजाल से बचाने के लिए आपकी पत्नी ने आपको बिग बॉस में भेज दिया कि 3-4 महीने बंद रहेगा तो ठीक हो जाएगा?
अरे राम, आज तो नहीं बचेंगे। ये शो के बाद अब घर कैसे जाऊंगा? खैर, आज चूंकि अब गोरखपुर सुन ला हो, गोरखपुर आप लोग भी जान लें अपने सांसद को कि यस, आप लोग के मन में भी बड़े ख्याल आते होंगे मेरे बारे में। अक्सर हीरो के बारे में या फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हीरो भी एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, हीरो भी एक सिनेमा में काम करने वाला व्यक्ति भी वैसे ही भावुक होता है। उसके लिए भी अपनी परिवार की, पत्नी की जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां, देश के प्रति भी बहुत रहती है। बट या मेरी वाइफ वो चाहती थी कि ये 3-3 4-4 शिफ्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा एक तो पैसा आ गया था, थोड़ा गुरूर आ गया था मुझ में, थोड़ा घमंड आ गया था। शायद मुझे लगता है मैं ऐसा कोई टेढ़ा चलने लगा था। हाँ, पहले नहीं, नॉर्मल स्ट्रगल के टाइम आप ऐसे बैठे, जब काम वाम आने लगता फिर ऐसे होते, फिर ऐसे हो जाते हो। तो आदमी टेढ़ा होने लगता है। भैया कल तक तो ठीक थे तुम, पिक्चर के हाइट हुई ऐसे हो गए तुम। तो वो मुझ में भी आ गया था कि हम थोड़ा ऐसे के ऐसे लगे, अरे वाह सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर ही हो रही हैं, तो थोड़ा पगला भी गए थे हम। तो उसमें पत्नी ने सही राय दी कि एक नया शो आ रहा था, बिग बॉस का फर्स्ट सीज़न। उन्होंने कहा चले जाओ, और बड़ा रोग आके मैं उसमें गया। ऐसे ही इतना बड़ा सेट उसी में बंद हो गया हम। और हाँ, लेकिन जीवन, जब मैं वहाँ 3 महीने बाद निकला उस शो से, और वहीं से ज़िंदगी झंडवा बोला था, उसी घर में किसी को देख के बोला था। और मैं फिर बहुत पॉपुलर भी हो गया और मैं बहुत नॉर्मल हो गया। मुझे वो 1 दिन 7 दिन मुझे अध्यात्म, शिव सब कुछ दिखाई दिए, क्लियर हो गया। पत्नी, बच्चे, सब जीवन एकदम सॉर्टेड हो गया, एकदम क्लियर करके। और फिर मैं 3 महीने बाद एक बहुत बड़े कैद से बाहर निकला, और अध्यात्म का कैद था बिग बॉस मेरे लिए। और बिग बॉस ने मेरी ज़िंदगी में बहुत असर किया। मतलब बिग बॉस ने आपको सुधार दिया? हाँ, बिग बॉस आपको बंद कर देते हैं। आप खुद ही अपने आप को या तो बिगड़ जाएं, या आप अपने आप में बहुत सवाल, क्योंकि समय होता है ना, मोबाइल है ना, टीवी है ना, कुछ है, तो आप अकेले बैठे बैठे सारे खुरापात चलते रहते हैं दिमाग में, क्या गलत क्या सही क्या ये वो। लेकिन जिस समय आप बिग बॉस में गए, आप बहुत बड़े स्टार थे, 17 फिल्में आपकी फ्लोर पर थी, तो ये रिस्क नहीं था? बहुत बड़ा रिस्क था। मुझे लगा मैं बाहर निकलूंगा, बहुत सारे हीरो आ जाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री में तो ऐसा है ना, 2 महीने आप गायब हो गए तो दूसरा कोई आ जाता है। बट नेचुरल है, आपका कोई इंतज़ार नहीं करता। हम लोगों को गलतफहमी होती है कि मेरे वजह से इंडस्ट्री चल रही। हर किसी को ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। किसी की वजह से कुछ चलता नहीं है, समय चलता रहता है। तो मुझे भी ऐसा था, लेकिन वो रिस्क ले लिया मैं। वो रिस्क ज़रूरी था अपने परिवार के लिए लेना। और मुझे मैंने ये भी सुना कि बिग बॉस में जब आप थे तो आपने तो वहाँ से भागने की कोशिश की थी, दीवार तोड़ के। जी, एक बार छत तोड़ के मैं गया था, एक बार माइक चबा गया था, थोड़ी बदतमीजी की। एक बार बदतमीजी भी की थी मैंने बिग बॉस से, तो मुझे बिग बॉस ने नॉमिनेट किया। लेकिन देश की जनता मुझे बहुत प्यार करने लगी, बोले अरे वाह ये तो अद्भुत सा व्यक्ति मिल गया है, इसको छोड़ना नहीं है। और भी उन लोग 3 महीना हमको पूरे देश ने अटका दिया था। वाकई में आप जो कुछ हैं इस जनता की वजह से, पब्लिक की वजह से हैं। एक और ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में सुपरस्टार रवि किशन पर इल्जामात और सवालात का एक और उलगतला यवल पुणग इरकित अदलाम बिटित यन्ना वत्तु वराद पुणकागा आलई रे। आग में लगा के थोड़ी लेंस निवाली वो हत्ता पाहक गई। कैमरा ऑन कर। हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है, फायरिंग दोबारा यहाँ पर शुरू हो गई है। ये देखिए, पत्थर लगातार आ रहे हैं। 19 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज। क्या बनेंगे संयोग, क्या होंगे प्रयोग? 24 की पिच है तैयार। क्या विपक्ष लेगा आकार, या मोदी ही हैं स्वीकार? कहानी कुर्सी की, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं वर्षा, मैं सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पर इस मंच का हर पल मैं एंजॉय करती हूँ। हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हूँ। आपकी अदालत आपके और मेरे लिए, आपकी अदालत दिल से।
तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत। अब खास लोगों के लिए आपकी अदालत की स्पेशल स्ट्रीमिंग इंडिया टीवी के YouTube चैनल पर। रोमांच और रफ्तार, नॉलेज लगातार, टेक्नोलॉजी जो मददगार। हर पल बदलती टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम रखेंगे आपको अपडेट। टेक रील्स देखने के लिए लॉग ऑन करें। वेलकम बैक। आज हम मुकदमा चला रहे हैं भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन पर आरोप है कि ये अहंकार के शिकार हुए। रवि किशन जी, आजकल तो आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन एक जमाना था जब लोगों ने कहा कि पुजारी का संस्कारी बेटा अहंकारी हो गया। एक प्रोड्यूसर ने मुझे बताया कि उसको कहा कि अगर रवि किशन को फिल्मों में लेना है तो बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। वो रोज दूध से नहाता है, गुलाब की पंखुड़ियों पर सोता है, व्हाइट एलिफेंट जैसा है। हाँ, सही बोला। हाँ, मैं ऐसे था मेरा, चूंकि ऐसे मैं करते थे आप सब? जी, मैं दूध से नहाता था और गुलाब की पत्तियों पे सोता था, पंखुड़ियों पे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक्टर हूँ और ये सब मुझे बहुत ज़रूरी है। तो ये लोग है ना, अल पचिनो को जब आप अचानक आपको अल पचिनो पढ़ाने लगते हैं, रॉबर्ट डिनोरो की फिल्में दिखाने लगते हैं, एंड जैसे कि दिस एक्टर वाज लाइक दिस एक्टर इज टू डू दिस, ये वाला एक्टर ऐसे, ये करते हो तो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे, तुम एकदम गहरे खो जाते हो। अमित जी कैसे कैमरे को देखते रहते हैं, तुम भी ऐसे कुछ करो। और अल पचिनो देखो स्कारफेस में ऐसा, गॉडफादर 500 बार हमको जबरदस्ती लोग दिखवा दिए। हाँ, और मैं देसी मैं अलग ही ब्रीड का कलाकार। खैर, लेकिन ये सब मैंने थोड़े नाटक किए थे, सब ड्रामे की। इससे माहौल बनता है कि वो, जैसे हम सुनते थे कि राजकुमार जी आते थे तो वो एक उनके एक सोल का एक ये निकाल लेते थे, तो जानी, और वो अपना एक कार के मिरर तोड़ के रखते थे उससे। तो ये सारे एक्टरों के अपने अपने कुछ थे। तो मुझे लगता था मैं दूध से नहा के जाऊँगा तो एक चर्चा रहेगी कि दूध से नहाता है। उसमें हमारी एक फिल्म गैंग्स ऑफ वसीपुर हमको लिए नहीं कि यार कौन लाएगा दूध 25 लीटर रोज और कौन नहलाएगा, इससे अच्छा उनको लेते नहीं। तो ऐसे मेरा नुकसान भी हुआ, तब वो सब छोड़ दिए। तो ये इनिशियली जब आप मैंने सोचा कि चूंकि पिताजी की शुरू में दूध की दुकान थी तो आप दूध से नहाते। ये रजत जी, जब अचानक आप जब एकदम फकीरियत से आते हैं, कुछ पा लेते हैं और आप चकाचौंध, बम्बई माया नगरी बहुत बड़ी, आपको पगलाने में टाइम नहीं लगता। बम्बई तुरंत पागल बना सकती है आपको, और पगला के लोग वहीं पे पागल भी हो जाते हैं। तो हर जगह से पैसे बरस रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पूछ रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं लोग फ़ोटो ले रहे हैं, तो आप थोड़े से हो जाते हो। वो इनिशियल स्टेज पे नया नया सुपरस्टार बना था, थोड़ा मैं पगलाया भी था, ऐसा नहीं, आपने सही कहा, इसमें कोई गलत बात नहीं। और फिर मैं बहुत नॉर्मल हो गया। बिग बॉस के घर से जब मैं निकला तब से मैं एकदम शांत। लेकिन ईश्वर ने कई बार आपको सिग्नल दिए। एक तेलुगु फिल्म की शूटिंग कर रहे थे आप, तो हड्डियां टूट गई। जी, मैं एक फिल्म सुप्रीम कर रहा था और मैं वो शूटिंग के वक्त तो फाइट मास्टर को मैं समझा भी रहा हूँ, चूँकि अब एक्शन इतनी फिल्में किया हूँ तो थोड़ा सेंस है मुझे, एक्शन ट्रेंड आदमी हूँ मैं। तो मुझे ये जीप पलट जाएगी, वो माना नहीं हमारी बात, और वो जीप पलट गई। और मैं कुछ जूनियर फाइटर्स थे, उनको बचाने के चक्कर में सोचा मेरी बॉडी ठीक है तो जीप को मैं ले लूँगा, तो जीप ने मुझे क्रश कर दिया। जीप तो जीप है, उसका बोनट था मेरे पर, और मेरे सर, कॉलर बोन सब बाहर ऐसे टूट के निकल गए। तो सारा हाथ वाथ सब टूट गया था। मुझे लगा हे भगवान, मैं तो अपाहिज हो गया, अभी कैसे होगा। लेकिन फिर ईश्वर ने, सुनील शेट्टी हमारे मित्र, उनका फ़ोन आया कि रवि स्विमिंग पूल में जाओ, पानी से रिकवर हो जाओ। पानी में रहा 40 दिन में, मैं रिकवर होकर फिर मैं दोबारा, लेकिन हाँ, दूध से नहाना छोड़ दिया था। दूध से लेकिन ईश्वर ने कई बार आपको सिग्नल दिए। एक बार आप पानी में डूबते डूबते बचे शूटिंग कर रहे थे। हाँ, मैं एक फिल्म कर रहा था, लक, संजय दत्त, मैं और इमरान खान थे। केप टाउन में, साउथ अफ्रीका में था। तो शार्क के साथ शूटिंग थी और पानी के अंदर था, और मैं स्कूबा का वो ट्रेन नहीं हुआ था, क्योंकि मैं कोई भोजपुरी की शूटिंग करने इंडिया आ गया था। तो मैं वो ट्रेन नहीं गया और डायरेक्टली लोग गए उस दिन शूटिंग में, पानी में डाल दिए
और ऊपर वो शार्क मछलियाँ सब घूम रही थी। वो वहाँ की मछलियों, शार्क मछलियों को आप छोटी मछलियाँ फेंको तो आप इंसान के, ये सबसे वाहियात मांस अगर किसी का मटन होता है इंसान का होता है, इसको कोई खाना नहीं चाहता, जानवर भी। तो ये गलतफहमी में हम लोग को कहीं नहीं रहना चाहिए कि हम लोग सुंदर हैं, हम लोगों को कोई खाना नहीं चाहता। जानवर तो देखना भी नहीं चाहता, वो खाली मार वार के चला जाता है कितने बार। तो वो शार्क मछलियाँ घूम रही थी, लोग मछली फेंक रहे थे, हम लोग को पानी के नीचे था। शॉट ऐसा था कि अंडर वाटर कैमरे से शॉट दोनों का, कि हम भी दिखाई दें और फिश भी दिखाई दे। वो देखिएगा, फिल्म लक फिल्म थी, है ना। राघव ब्लाइंड खेलता है, सामने वाले को डबल आना पड़ता है। क्योंकि रेस में तो टट्टू दौड़ते हैं, राघव तो शेर है। सो वो था, और उसमें मैं डूबते डूबते बचा, बिकॉज आई वॉज नॉट ट्रेन्ड टू इनहेल प्रॉपरली एंड सर्वाइव इनसाइड, एंड आई वाज जस्ट, मैं उसको मास्क को निकाल के और ऊपर मैं आने लगा। उन लोगों ने वेट बांधा था पैर के नीचे, तो 15-20 फीट ताकि आप डीप नीचे जाए, और उसमें भी जान बच गया। ऑलमोस्ट डाइड, बट मैं बच गया। भगवान ने ऐसे मुझे बहुत बार बचाया। एक बार मैं भोजपुरी फिल्म की शूटिंग कर रहा था, अब वो फाइट मास्टर ने कमज़ोर वाला केबल लाया था, तो पहाड़ पे से नीचे उतर के फायर करना, ठप ठप ठप, और वो केबल से नीचे जाना है। तो उसमें मालूम पड़ा वो बजट प्रोड्यूसर का नहीं था, अच्छे वाला तार का, तो उसने सस्ते वाले तार मंगाए थे जिस पे मुझे लटका दिए थे। उसमें एक तार लटका तो मैं एकदम पत्थर में, मेरा सर ऐसे घुस गया। तो ऐसे मेरे बहुत हाथ पैर, ये मैं बस जिंदा बैठा हूँ, ये महादेव की कृपा है, नहीं तो मैं तो बाबा कब के निकल लिए थे। लेकिन जो स्टार इतने नखरे करने वाला था, अक्षय कुमार के साथ वो फिर हेरा फेरी में तोतला कैसे बन गया? बीत लाद दे नहीं तो थूक डालेगा। यही सब जीवन है रजत जी। कभी कभी चीज़ें आती हैं और कभी कभी कुछ मित्रता में फिल्में होती हैं, कुछ मजबूरी में हो जाती है, कुछ होता है कि कुछ कहीं आप इमोशनली फंस जाते हो। मैं इमोशनली बहुत जगह फंसा हूँ, मुझे बहुत जगह इमोशनली लोगों ने ट्रैप किया, और इमोशनली बहुत जगह मैं समझौता करके कुछ फिल्मों में कुछ रोल ऐसे कर दिए कि मुझे लोग कहते थे कि ज़रूरत ही नहीं थी आपके कैलिबर का एक्टर। लेकिन मैं पता नहीं क्यों अब मैं कभी किसी ने कोई गॉडफादर नहीं रहा ना मेरा, तो मेरे पास कोई मुझे समझाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। जो आता गया करता गया, जो मिलता गया। बेगर्स आर नॉट चूजर, एक कहावत है, तो वो वाला ही किस्सा आप मेरे साथ भी अप्लाई आप कर सकते हैं। अब तो मनोज तिवारी आपके साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एक ही पार्टी में आप दोनों हैं, लेकिन एक ज़माने में उनसे भी काफ़ी राइवलरी होती थी। हम लोग 13 साल हम लोग दोनों एक दूसरे के राइवल रहे हैं, हम लोग कॉम्पिटिटर थे। और मतलब हम दोनों एक मंच पे जाते नहीं थे। हम दोनों को पता चले कि वो वहाँ से आ रहे हैं तो हम यहाँ से निकलते, उनको पता चले मैं, ऐसे टाइप का हम लोग के दोनों में बड़ा उनके क्या कि उस टाइम पे बड़े अगल बगल में बहुत अजीब से लोग घूमते हैं। जब आप स्टार बहुत बड़े बनते हैं तो वो आपके कान भरते हैं, तो उनके कान ज़्यादा भरते थे। मैं अकेले चलने वाला आदमी, तो उनको ऐसा लगता था। अब मैं उनको बोलता था, भाई आप गायक हो, मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, अब हम दोनों के बीच में क्या, दोनों साथ में रहेंगे। उन्होंने मुझे बताया कि एक फिल्म में वो एसपी थे, पुलिस अफसर थे, आप चोर थे, और आपने कहा कि नहीं ये एसपी मुझे नहीं मारेगा, मैं इसको मारूंगा। हाँ वो अब भाई मैं एक तो मैं भूल गया, मैं एक्चुअली उनको कॉम्पिटिटर के रूप में देख रहा था, और फैंस नहीं चाहते थे कि कहीं दबूं। फैंस को पसंद नहीं आता है कि एक हीरो मेरे हीरो को कोई दूसरा हीरो दबा दे। साउथ में भी ये ऐसा होता है कि सबके अपने अपने फैंस होते हैं। तो मुझे नहीं लगा ये आए मेरे गांव में मुझे पकड़ने के लिए, तो हम बोले कि फिर हमको बोलेंगे चलो, तो हम बोले कहाँ हम बोले सुनाओ ये हमार गांव बा, ठीक हो, ऐजा पत्ता हो जब गिरेला ना, मतलब पत्ता जब गिरता ना तो वो आवाला हमारे केवाड़ी ठकठकाला और पूछाला कि भैया हो गिरी कि ना गिरी। मतलब वो पत्ता भी गिरने से पहले पूछता है कि दरवाज़ा तो मैं वो वाला हूँ, तुम मुझे आके अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरा गांव है। तो वो ईगो का था मैटर। आज हम दोनों बड़े हंसते हैं, आज हम दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं, आज हम दोनों में बड़ा प्यार है। एंड वैसे दिनेश लाल यादव भी आजमगढ़ से माननीय सांसद हैं, तो वी लव ईच अदर। एंड अब हम लोग हंसते हैं और उनको हमारा ये सब पसंद आता। भैया बोलते हैं, मैं उनका सबका भाई हूँ, बड़ा हूँ। हाँ
जनता में से लोग सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो सर। हेलो सर पहले तो आप बहुत क्यूट हैं। ये सोचे नहीं थे। अच्छा, ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर एक मूवी है देवदास, जिसमें शाहरुख सर ने एक डायलॉग बोला था, कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है। अगर शाहरुख सर की जगह आपको वो डायलॉग बोलना पड़े भोजपुरी में तो आप कैसे बोलेंगे? क्या भोजपुरी में सुनना चाहते हो? हाँ? अरे बाबा, हम तो तैयारी नहीं किए थे। खैर वो ठीक है मैम, आपकी फरमाइश और रजत जी का आदेश तो पूरा पालन होगा। के कमबख्त के बुड़बक बर्दाश्त करे खातिर पियाला है। हाँ? हम तो पीला के जहाँ हम बैठ सकें, तोहरा के देख सकें, तोहरा के बर्दाश्त कर सकी, मदहोश बेहोश हो सकी हो, पारो के भुला सकी। लेकिन पारो के एक याद भैया हो, हमारा होश के खोए नहीं खिदे ना ही चढ़ा लो कितनो पीला। बाबूजी हमरा से कहलन कि गांव छोड़ दा, सब कहलन कि पारो के छोड़ दा, पारो कहले शराब छोड़ दा, आज तू कहा ताड़ो कि हवेली छोड़ दा। एक दिन हो आई हो तो सब लोग कहिया कि दुनिया छोड़ दा। देखिए, शाहरुख खान का डायलॉग आप भोजपुरी बोल सकते हैं, बस समझ में आते हैं। शाहरुख खान भी भोजपुरी बोल सकते हैं, लेकिन आपने तो स्पाइडरमैन को भोजपुरी बुलवा दी था। रजत जी को सब याद है, इतना तगड़ा इनका होमवर्क है भाई। एक स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर कैरेक्टर था जो बहुत ही हिट है, जो पूरे सब लोग आप लोग जानते हैं टोबी मैगवायर। तो वो चाह रहे थे, यूनिवर्सल स्टूडियो वांटेड मी टू स्पीक इन भोजपुरी। तो अब सोचिए, स्पाइडरमैन वर्ल्ड फेमस फिल्म, कई हज़ार करोड़ का बिजनेस करती है भोजपुरी में। चूँकि भोजपुरी का दौर इतना बड़ा चल रहा है, तो उसमें एक डायलॉग था और वो मैंने डब जब किया वो आप लोगों के समक्ष, क्योंकि ये अद्भुत अदालत में बैठा हूँ, पूरे देश को देख रहे हैं। तो ये कि ये सुन रहे हम हई माकड़ मानो, ढेर बोले ना और समाज के डरौले, तो इतना जान ले तेरा छाती पे चढ़ा टेटुआ दबा दे और अपन नाखून गड़ा दे तुरे गलिया में, जान ले दतिया से खून चूसा, माकड़ मानो है हम। यूनिवर्सल वालों को कभी पता ही नहीं चलेगा कि टेटुआ क्या होता है। उन लोग को हाँ, ये है, पैसा बहुत कमाए लोग। सर आपने तमिल और तेलुगु में काफ़ी मूवी की हैं, तो सर उसमें जो डायलॉग्स हैं आपके, वो आप खुद से बोलते हैं या डबिंग करते हैं? मैं खुद से बोलता हूँ। मैंने अभी तक 22 तेलुगु फिल्में की, कुछ 3 तमिल की और कुछ 5 कन्नड़ा फिल्में की। मैंने देश की हर भाषा में काम किया है और मैं डायलॉग बोलता हूँ। आप सुनना चाहेंगी? यस सर। ये तमिल में है, उलगतला यौल पुणग इरकिता, उलगतला यौल पुणग इरकिता अदलाम विटिट यन्ना वत्तु वराद पुणकागा आलई रे। वो पूछ रहे हैं आपने जो कहा उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि दुनिया, अरे बड़ा रोमांटिक मतलब है। आप लोग ये ना भूले, मैं माननीय सांसद बना दिया आप लोगों ने मुझे, और एक गरिमा होती है सांसद की। और मैं, आपने साउथ इंडियन फिल्मों का जिक्र किया, साउथ का डायलॉग सुनाया, तो आपने भी कभी ऐसे नाटू नाटू जैसा डांस किया है? रजत जी, मैंने 700 फिल्मों में क्या नहीं किया होगा, सोचिए। हम आपके पॉपुलर सॉन्ग पे आपका डांस देखना चाहते हैं। वाह। मैं चाहता हूं कि आप गर्ल्स आ जाए, सारी लड़कियां आ जाए। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में रवि किशन पर इल्जाम सवाल आपका एक और। आप एक बिल लेकर आए हैं जनसंख्या नियंत्रण पर, पॉपुलेशन कंट्रोल पर, और ये भूल गए कि आपके अपने कितने बच्चे हैं।
मेरे 4 बच्चे हैं। तो अपने तो कर लिए, दूसरों को रोक रहे हैं। प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार पत्थरों की बरसात कर रहे हैं। 10-12 घंटे के अंदर अंदर 3 आतंकवादी हमले हो चुके हैं। यहाँ पर इस समय फायर कंटिन्यूस किया जा रहा है और वहां से भी काउंटर फायर आ रहा है। 6 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और मुठभेड़ अभी भी जारी है। आप देख सकते 19 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज। खबर जो सच दिखाए, जो निष्पक्ष हो, बिना किसी एजेंडा के हो, कोई बहस या शोर न हो, बस खबर। आज की बात रजत शर्मा के साथ। शोर कम, खबर ज्यादा। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। बेबाक सवालों और संवादों का मुकाबला शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। कभी तीखे सवाल। आपने एक सनातन धर्म के नाम पर धमकियां देने की दुकान खोली। जो भी मोदी सरकार का विरोध करता है उसके घर सीबीआई भेज देते हैं, ईडी भेज देते हैं। कभी बेबाक अंदाज। कांग्रेस की सरकार थी तब आपकी पार्टी के लोग भी तो मजाक उड़ा रहे थे। कभी मुस्कुराहट के साथ। आप कहते हैं कि सबसे सोना मुंडा मैं हूँ, 20 करोड़ की तेरे लिए मैंने पहले वाली छोड़ दी। कभी दिल की बात। शादी के बाद जो पहली मुलाकात हुई थी उसमें आप कुछ भूले ही नहीं। तो कभी अनसुने राज। करण अर्जुन के सेट पे आपने शाहरुख खान को गोली मार दी। वो एक किस्सा था, लेकिन ये आपको किसने बताया? अलग अंदाज के साथ हर दिल पर राज। आपकी अदालत। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं रवि किशन पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम गोरखपुर के सांसद पर। आपकी अदालत में पार्लियामेंट के मेंबर रवि किशन पर इल्जाम है कि ये राजनीति में कच्चे हैं। रवि किशन जी, आप राजनीति में आए उस वक्त जब पूरे देश में मोदी की हवा थी। आप कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और जौनपुर की जनता ने आपकी हवा निकाल दी। मेरे घर वाले, मेरी पत्नी, सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस 2014 में हार रही है। कुछ कहते हैं ना ग्रह, जब ग्रह आपके सर पे नाचते हैं तो आप कहीं पर। मैं जाने वाला था 2014 में अमित शाह जी से मिलने। वो मुझे वहीं पे पटका पहनाने वाले थे, राजनाथ सिंह जी लेके जा रहे थे मुझे, और सब तय था। और वहाँ पर गाड़ी लेफ्ट में जाने के बजाय मुझे कुछ लोग मेरे गाड़ी में बैठे थे, बोले राइट में चलिए। जो गाड़ी में जो बैठे थे वो 2 ऐसे नक्षत्र थे, वो मुझे ले गए राइट में। वो मुझे राइट में ले गए कि एक जगह आपको खाली कॉफ़ी पीनी है। और वो कॉफ़ी पीने के लिए आज मैं इसको आज सफ़ा कर दूं कि ये बात क्या है। कॉफ़ी पीने में मुझे सबने कहा था, पत्नी ने भी बोला था कि नहीं कहना, भले कॉफ़ी पी रहा हूँ, उधर ऐसे करके आना। मोबाइल चूँकि बाहर रख दिया गया था, मैं अंदर बैठा था, और मैं ये जब बातें हुई कि आप कॉफ़ी किसने पिलाई? कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता। और मैं आपको बता देता हूँ, जनता को तो बता देना चाहिए, छुपाने की क्या बात है। प्रियंका गांधी ने आपको कॉफ़ी पिलाई थी। मैं ऐसे करते करते जैसे जैसे कोई ग्रह आया, उसने मुझे मुंडी ऐसे ना बोलना था कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा, और मैंने वहाँ, और मुझे वहाँ जाना था, और मैं हाँ बोल दिया, हार हुई। और हर आदमी, आपने भी जीवन में गलती की होगी, कुछ मेरे से भी। हमने तो देखा कि मनोज तिवारी आपसे ज़्यादा चतुर निकले। वो पहली बार में 2014 में मोदी जी के रथ पे सवार हो गए। मनोज बहुत स्मार्ट है। वो हमेशा से वो मनोज ब्रेन ज़्यादा वो करते हैं। मैं बोला, मैंने भावनाओं में पहले भी आपसे कहा, मैं इमोशन में बहुत जगह जीवन में लुढ़का हूँ बहुत। नहीं, अगर आप लुढ़क के इधर ना आए होते तो आप राहुल जी के साथ यात्रा कर रहे होते। पहले आप कहते थे मेरे बाबा कांग्रेसी हैं,
अब कहते मेरे बाबा योगी आदित्यनाथ हैं। देखिए सही है, पहले के वक्त में वही पार्टी थी, वही देश। बोलते ना आप हम लोग को जब कुछ समझ में नहीं थी, एक ही परिवार चला रहा था, वो परिवार कैसे चला रहा था कुछ मालूम नहीं, ऐसा लगता था बस यही लोग हैं यही चलाएंगे। अंग्रेज चले के बाद में इनके हाथ सब कुछ आ गया, वही लोग हम लोग को ऑपरेट कर रहे थे, हम लोग उन्हीं के अनुसार चल रहे थे। जब तक एक मोदी जी जैसा चेहरा आके आपको बताया नहीं कि नहीं देश ऐसे चलता है, देश इतना विराट हो सकता है, विश्व गुरु भी बन सकता है, देश को तुम पाकिस्तान नहीं तो डरा दे, चाइना जिसका मन करे वो आके हमको लतिया दे गरिया दे, जिसका मन होता था। आप बताया कि ये भारत है। लेकिन देखिए योगी जी ने आपको गोरखपुर से लड़वाया। अब गोरखपुर तो वो सीट है जहां हमेशा कोई साधु संत लड़ते थे, सन्यासी लड़ते थे, 40 साल से वो लोग जीतते रहे। तो लोगों ने कहा नहीं कि ये कौन नाचने गाने वाला आ गया यहाँ लड़ने के लिए। देखिए हाँ, सब लोग हुआ। जब मैं इनिशियली गया तो गोरखपुर में सबको लगा कि ये महाराज जी क्या गलती कर रहे हैं, यहाँ पे तो मंदिर की सीट है, कहाँ से ये आ गए। और बाहरी का भी हम पर विरोधी ने तमका लगाया कि बाहरी है पक्का ये रवि किशन हार जाएगा यहाँ से। और लेकिन हमको ऐसा लगा बाहरी मैं बड़ा चिंता में पड़ गया। रोज़ चुनाव में मैं दौड़ूं, रोज़ घूम के आऊँ, पूरा काला हो गया था 45-47 डिग्री। और रोज़ साथ में ही चलने वाले रात को अरे लगा था तो हर चुनाव लेटल बा, खड़ा ना भइल। हम बोले हाँ, तो बोले अभी तक लेटा हुआ है, खड़ा नहीं हुआ चुनाव। हम बोले चुनाव खड़ा कैसे होगा, बोले तुम बाहरी हो। हम बोले ये तो बड़ा, मतलब एकदम आंखों में आंसू आ गए। हम बोले इतना मेहनत कर रहे हैं और अब हार नहीं सकते हैं, अब तो कुछ भी हो जाए। और कैसे भी मैं बोला बाहरी, तो माँ से बात हुई हमारे, पता चले कि मैं वहीं गोरखपुर का हूँ। और मैं बोला कैसे, बोले तुम शुक्ला हो, तुम गर्ग गोत्र के हो और मामखोर गोरखपुर में एक जगह है, वो गांव को ढूंढो। वो गांव ढूंढे, वहाँ 5 बजे सुबह में निकल गए बड़हलगंज के पास। मामखोर एक गांव है जहाँ पे शुक्ला, जो जितने भी वर्ल्ड के शुक्ला हैं वहीं पाए जाते हैं, वो गर्ग गोत्र के। वहाँ गए, वहाँ मिट्टी देखे, वहीं मुँह सिर ही घुसाड़ दिए और वही फोटो खिंचवाए कि देख लो बाहर ही नहीं हूँ, इसी मिट्टी से धस के निकला हूँ बाहर। तो सुपरस्टार रवि किशन तब रवि किशन शुक्ला होकर अवतरित हुए। देखिए राजनीति में रजत भाई जब भी आप सर आएंगे ना, तो लोग, आप राजनीति में आप लोग भी आओगे ना, आपका पूरा खानदान अगला पिछला कौन कहाँ पूरा खोद डालेंगे आपको। तो कोई जिसको अपने बारे में जानना है या जनवाना है कि मैं कौन हूँ, आप वो राजनीति में आप फॉर्म अपना भर दीजिए, नामांकन करिए, पूरा विरोधी आपको खोद डालेगा पूरा। लेकिन गोरखपुर के लोगों ने मुझे बताया कि आपने वहाँ स्पीच दी, कहा करोड़ों रुपए का खर्चा करके आपने शमशान घाट बनाया है, जलने में मज़ा आएगा। नहीं हो जाएगी, कोई कवाली नहीं हो जाए। देखो हुआ क्या था, आज मैं सफाई दे दूं, बहुत विरोधियों ने मुझे ट्रोल भी किया था उसके लिए। हुआ ये था रजत सर कि मैं महाराज जी के साथ वहाँ स्मशान में गया। महाराज जी ने 62 करोड़ का बहुत सुंदर वहाँ स्मशान बनाया राप्ती नदी के पास, राजघाट। तो वहाँ पर महाराज जी हमको बोले, फिर मौका मिला सांसद के रूप में भाषण देने का। तो अब मुझे लगे स्मशान पे क्या भाषण दें, तो हमको बड़ा, मैं ब्लैंक हो गया। बोले नहीं बोलना तो पड़ेगा आपको। अब स्मशान पे मैं खड़ा हो गया वहाँ पे और देख रहा हूँ कि पब्लिक पूरी जमा है और वही सब हमको वोट दिए हैं, हम खड़े हैं ऐसे। और अब हम बोले कि महाराज जी बहुत खर्चा किए, आप लोग समझ रहे हो, और वही नदी है, तुम लोग भोरे भोरे सुबह सुबह क्या क्या करता है यहाँ आता है, हम लोग को सब पता है। लेकिन सुन लो, यहाँ जिसकी मृत्यु होगी वो सीधे स्वर्ग जाएगा। और महाराज जी नया मशीन। तो देखिए वो बोलने का कारण ये था कि उस राप्ती माँ पर वो माँ को पूजा करते हैं, आप लोग वहाँ उसको गंदगी ना करें, आप लोग यहाँ ऐसा कोई काम ना करें। और महाराज जी सारी व्यवस्थाएं आपके लिए दे रहे हैं उसको आप। और चूंकि मैं देखिए हम लोग ब्राह्मण लोग, जैसे घर में पुजारी पिताजी रहे तो इसी भाषा में हम लोग बात करते हैं। मृत्यु जीवन की बातें बड़ी, जैसे कि भोजन पूड़ी खाना है, सब्जी खाना है, तो ऐसे मृत्यु की भी बातें होती। तो वो लैंग्वेज था जनता ने, लेकिन मुझे क्षमा। लेकिन आपने क्या कहा पूरी बात तो बताइए। अरे राम कि भैया देखा हो यहाँ एजा भोजपुरी में बोले, हाँ भोजपुरी में बोले।
कि देखा हो, पहले बात तो प्रणाम महाराज जी 62 करोड़ खर्चा करके बहुत मेहनत करताड़न एजा रुआ लोग खातिर, और सजा देलन, पूरा उत्तर प्रदेश सजावताड़न, हर जिला सजावताड़न, दिन रात निस्वार्थ त्यागी बाड़न, जैसे हमारे मोदी जी बाड़न वैसे हमारे पूज्य योगी महाराज जी बाड़न। तो रुआ लोग एजा भोरे भोरे का करला वो सब हमके मालूम बा, लेकिन इतना यहाँ जे भी मरी वो सीधे स्वर्ग जाई। और नयका मशीन लिया ले वाड़न महाराज जी, वो फुकाए में टाइम ना लेगी, और 2 मिनट में हर हर महादेव। वो हाँ, जो पैखाना करेगा वो नर्क में जाएगा, जो पैखाना नहीं करेगा स्वर्ग में जाएगा। तो ऐसे मतलब समझ रहे हो, बात सफाई की थी, बात थी कि उस जगह की रक्षा। लेकिन आप जब बोल रहे थे तो मैंने देखा कि योगी जी हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे, इतना हंसते हुए पहले कभी नहीं देखा उनको। महाराज जी को देखिए, महाराज जी को एक तो महाराज जी को भोजपुरी से बहुत प्रेम है, दूसरा ऐसी बातें मतलब मैं पॉलिटिकली नहीं बात कर सकता। रजत जी बहुत कलाकार हूँ, इसी तरह बात करता हूँ, देश मुझे प्यार इसीलिए करता है कि मैं इस तरह ही हूँ, और मैं कुछ बनावटी करने जाऊंगा तो देश मुझे प्यार नहीं लेकिन करेगा। अक्सर देखते हैं आप योगी जी के कान में कुछ ना कुछ फूक रहे होते हैं, क्या कहते हैं आप उनसे? का हालवा महाराज जी, और सब बढ़िया, वो भोजपुरी बोलते हैं, उनको भोजपुरी आज मैं पहली बार बता रहा हूँ आपकी अदालत में, जनता की अदालत में। मैं हमेशा कुछ भी बात करता हूँ उनसे भोजपुरी में बात करता हूँ, और उनको बहुत पसंद है, महाराज जी को बहुत प्रिय लगती है भोजपुरी। आप उनको कहते हैं कि आपका बुलडोजर बड़ा पसंद है मुझे? देखिए, मैंने इतनी शूटिंग की है, हर जिले में जाता रहा, बहुत भोजपुरी फिल्में बनाई मैंने। यहाँ पे लाशों के ढेर भी देखे मैंने, वही रामगढ़ झील में लाश बहते हुए भी देखी मैंने, हत्याएं होते हुए भी देखा, मैंने गन शॉट भी देखे, मैंने वहाँ पे रंगदारी लेते हुए भी, लोगों को बंदूक लहराते हुए भी देखा था इस ज़माने में। और वही 2017 के बाद जब महाराज जी आए, और उसके बाद कानून व्यवस्था को, नियम को, जैसे उन्होंने डबल इंजन सरकार के साथ संभाला, आज नहीं तो पहले 4-4 जिले एक माफिया चलाते थे यूपी में, और ये जो फिल्मों में हम लोग कहानी भी वही बताते थे कि राइफल चल रही, ये चल रहा है, अब किसी की हिम्मत नहीं है। तो ये बुलडोज़र इसलिए कि आप समाज की बहन बेटियों को डराओगे, आप रंगदारी वसूल करोगे, आप हत्या करोगे, बच्चों को डराओगे, लोगों को समाज में भय पैदा करोगे, तो बुलडोज़र ज़रूर चलेगा, आपको मिट्टी में ज़रूर मिलाया जाएगा। और महाराज जी जो कहते हैं वो करते हैं, अगर वो कहते हैं मिट्टी में मिलाएंगे तो मिट्टी में मिलाएंगे। इसीलिए आपने वो डायलॉग उनके बोला, जली को राख कहते हैं। हाँ, इसीलिए कहा मैंने कि जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और ये राख से बनल बारूद को योगी आदि। योगी जी तो आपसे खुश होंगे ये सारी बातें सुन के, लेकिन पार्लियामेंट में जो लोग हैं वो खुश नहीं रहते। क्यों? जया बच्चन सीनियर हैं आपसे इंडस्ट्री में, सीनियर हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि रवि किशन जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। 400 प्रश्न अभी तक मैंने 4 साल में कर दिए, 7 बिल प्राइवेट पेश। देखिए, उनकी आपत्ति शायद इस बात के लिए थी कि ऐसा इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा था कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जितने लोग काम करते हैं वो सारे के सारे ड्रग एडिक्ट हैं, सारे के सारे शराबी हैं। उन्होंने मेरे प्रश्न को ही नहीं सुना था मैम ने। मैं उनको माँ के समान समझता हूँ, मैं उनके पैर छूता हूँ, अभी भी पैर छूता हूँ। मैंने कहा था कि ये इस तरह से इंडस्ट्री के द्वारा भी आ रहा है, हम लोगों को एज हीरो बहुत बचना है, बहुत संभलना है। और मैं पंजाब के रास्ते की ड्रग्स की इंपोर्ट के बॉर्डर्स के बारे में बात कर रहा था, और उन्होंने इसको राज्यसभा से आंसर बैक किया। आज ये क्लियर भी कर दें, आज चूंकि आपके यहाँ पर सब कुछ चीज़ क्लियर होती हैं, तो वो उन्होंने इसको गलत, मैंने कुछ और कहा था, उसको बॉलीवुड से जोड़ा मैंने इसलिए था कि हम हीरोज़ को भी बहुत संभालना है। खैर, लेकिन मैंने रजत जी ये भी कहा कि, और आज कह रहा हूँ आपकी अदालत में, आपके सामने, पूरे देश के सामने, कि यस, अगर वो थाली में ड्रग्स होगा, उस थाली में गंदी चीज़ें होंगी, तो मैं ज़रूर उसको छेद करता रहूँगा। आप एक बिल लेकर आए हैं जनसंख्या नियंत्रण पर, पॉपुलेशन कंट्रोल पर, और ये भूल गए कि आपके अपने कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। तो अपने तो कर लिए, दूसरों को रोक रहे हैं। जी, अगर ये बिल पहले आता तो हम लोग सब सचेत होते।
मेरी बात मानते हैं कि नहीं? अगर ये बिल पहले पॉपुलेशन कंट्रोल का आता तो हम लोग भी कंट्रोल्ड होते। आज चाइना स्ट्रांग हुआ, उसने बिल लाया, आज वो बहुत एक बड़ी शक्ति बन के आया। हम लोग भी तो आपके 4 बच्चों, इसके लिए आप कांग्रेस पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं? उनकी सरकार पहले बिल नहीं लाई। आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? आप लोग इसका जवाब दिए। आप जनता की अदालत में हाँ, और ये बिल ये कांग्रेस को पहले लाना चाहिए था कि नहीं? ये कांग्रेस को बिल लाना चाहिए था कि नहीं? पहले अगर ये बिल आता तो नहीं, मेरे 2 होते और आप लोग के कितने होते? देखिए, आप जनता का सहारा ले रहे हैं। जनता को आपकी हरकतों के बारे में मैं कुछ सबूत दिखाना चाहता हूं। अरे राम, बहुत चर्चा हुई शाहरुख खान की फिल्म पठान में भगवा रंग को लेकर के, उसको बदनाम किया गया। तो कब बदनाम हुआ था भगवा रंग पहले और किसने किया था, इसका एक उदाहरण आपको मैं दिखाना चाहता हूं। अरे बाप, तो ये 21 साल पहले आपने भगवा का सम्मान किया था। ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में भी कह दिया है कि ऐसी कोई टिप्पणी से सांसद जी लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग बचे। आप लोगों ने सुना होगा पठान के रिलीज के पहले यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी बयान आया था। पूज्य योगी महाराज जी बंबई गए थे, वहां पर भी उन्होंने कहा कि फिल्म उद्योग एक व्यवसाय है, बहुत लोगों की रोजी रोटी चलती है और इसको व्यवसाय की तरह देखना चाहिए। सिनेमा इंडस्ट्री वालों को एक मान मर्यादा में रहना चाहिए। डेफिनेटली देश के खिलाफ ऐसी कोई फिल्में ना बनाएं या किसी संस्कृति संस्कार के खिलाफ ना बनाएं। और ऐसी छोटी छोटी बातों को लेके प्रधानमंत्री जी ने भी और पूज्य योगी महाराज जी ने भी कहा है कि हम लोग को बचना चाहिए। तो ये इसमें कभी कभी विरोधी लोग भी ये हेट ट्रेंड चलाते हैं। पठान का आपने ओपनिंग भी देख लिया, 1000 करोड़ का बिजनेस भी देख लिया। तो भाजपा किसी बॉलीवुड या सिनेमा इंडस्ट्री के कभी खिलाफ नहीं रही। अब कोई किसी रंग की बिकनी पहने कोई सवाल नहीं होगा। ये बात किसने निकाली, कैसे निकाली, ये हमको आज तक समझ में नहीं आया। रंग से संस्कृति संस्कार को जोड़ना इसमें बहुत, देखिए, विरोधी हमलों के साथ जब उनको 24 में भी हार दिख रही, 29 में भी हार दिख रही, अभी उन लोगों सारे कभी कभी हमलों का ही ट्विटर हैंडल को घुमा के या उसी तरह का नाम रख के भी खेल रहे हैं। हम लोग को ये हेट ट्रेंडिंग में बहुत सारे विरोधी चेहरे भी छिपे हुए हैं। आप लोग देखिएगा हमेशा राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र का गला घोट दिया। लंदन में जाके उन्होंने यूरोप के लोगों से कहा, आप जरा देखिए भारत में क्या हो रहा है। बहुत दुखद रहा रजत जी। ये देखिए, राहुल जी की ने प्रधानमंत्री जी पे बोला, उन्होंने बहुत अपशब्द बोले। उनके साथ अभी आपने देखा गुजरात के कोर्ट में उनको अभी सज़ा भी 2 साल की सुनाई गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि सारे चोर का नाम मोदी क्यों होता है। ऐसे सब तो भी भाजपा कुछ नहीं कही, हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं किया, हमारे किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आप देश के बारे में, भारत के बारे में, ये विराट भारत के बारे में, इस नए भारत के बारे में विदेशी मंच पर जाके गलत बोल के उनका साथ मांग रहे हो। इस देश को तोड़ने की राजनीति, ये विरोधी बातें ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग उनसे चाह रहे हैं कि वो माफी मांगे। 135 करोड़ से राहुल जी को माफी मांगनी चाहिए। देश के विरोध में आप देश में कुछ भी बोलिए, आप अपने देश में जो लड़िए, करना है सदन में लड़िए, जिसको बोलना बोलिए। विदेश में जाके अब इस नए भारत की, जिसको मोदी जी रिप्रेजेंट करते हैं, आप उसके खिलाफत में एक शब्द आप नहीं बोल सकते। ये नया भारत है और ये वाकई में रवि किशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैच्योर। आपकी अदालत में आपने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया, किसी बात को टालने की कोशिश नहीं की। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज की जज शशि सनी का फैसला आज के मुकदमे। कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर। हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है। फायरिंग दोबारा यहाँ पर शुरू हो गई है। ये देखिए, पत्थर लगातार आ रहे हैं। 19 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज।
क्या बनेंगे संयोग, क्या होंगे प्रयोग, 24 की पिच है तैयार। क्या विपक्ष लेगा आकार या मोदी ही हैं स्वीकार। कहानी कुर्सी की, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं वर्षा, मैं सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पर इस मंच का हर पल मैं एंजॉय करती हूँ। हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हूँ। आपकी अदालत आपके और मेरे लिए, आपकी अदालत दिल से। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत। अब खास लोगों के लिए आपकी अदालत की स्पेशल स्ट्रीमिंग इंडिया टीवी के YouTube चैनल पर। रोमांच और रफ्तार, नॉलेज लगातार, टेक्नोलॉजी जो मददगार। हर पल बदलती टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम रखेंगे आपको अपडेट। टेक रील्स देखने के लिए लॉग ऑन करें। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया अभिनेता से नेता बने रवि किशन पर। हमने उनसे पूछा उनके संघर्ष के बारे में, उनके एरोगेंस के बारे में, उनकी सियासत के बारे में और उनके अफेयर्स के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज की जज जानी मानी पत्रकार शशि सनी के फैसले का। रवि जी, आपने बहुत साहस और ईमानदारी से जवाब दिया। कोई भी सवाल आपने अवॉइड नहीं किया। शायद यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और आपने ये भी प्रूव किया कोर्ट में कि आप बहुत बड़े सुपरस्टार हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में। अब आपको प्रूव करना यही नेशनल पॉलिटिक्स में। आपके सारे वोटर्स और फैंस यही उम्मीद करते हैं और हम देखना चाहेंगे कि आप नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में बहुत बड़े रोल में आएंगे। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि रवि किशन इसी तरह से लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे, लोगों के दिल जीतते रहेंगे और राजनीति में अपना एक बड़ा मुकाम बनाएंगे। आज का मुकदमा यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।